गौतम बुद्ध कहते हैं, अतीत पे ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। हमें अपने आज में जीना चाहिए और उसे ही बेहतर बनाने की कोशिश भी करनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। खुश रहने का यही एक जरिया है और यही सबसे अच्छा तरीका है। आत्मविश्वास जो है आपका, वो आपकी दरअसल सबसे बड़ी पूंजी है। और प्रतिबिंब कहते भी हैं कि हर दिन का जो आगाज है, जो सुबह है, पहली किरण है, वो आत्मविश्वास से लबरेज होनी चाहिए। इसी सोच के साथ, गौतम बुद्ध के इन्हीं विचारों के साथ करिए अपने दिन का आगाज। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। और सबसे पहले जानते हैं हेलो इंडिया में आज क्या है खास। हेलो इंडिया हाइलाइट्स के जरिए हेलो इंडिया में जानेंगे देश दुनिया का हाल, नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर, साथ ही जानेंगे राज्यवार खबरें और अंतर्राष्ट्रीय समाचार भी। आज होने वाली प्रमुख गतिविधियों पर डालेंगे नजर। साथ ही आपको बताएंगे लैंड ऑफ राइजिंग सन अरुणाचल प्रदेश के बारे में। और जानेंगे आज के दिन से जुड़ा हुआ इतिहास। तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ। हेलो इंडिया में शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। जी हां, सबसे पहले रुख करते हैं देश की खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से माफ कीजिएगा कि नेपाल के दौरे पर हैं और इस दौरे में वो लुम्बिनी पहुंचेंगे, जहां वो नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरे से भारत और नेपाल के संबंध और प्रगाढ़ होंगे। लुम्बिनी में पीएम मोदी माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और लुम्बिनी मठ क्षेत्र में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्ध कल्चरल एंड हेरिटेज के शिलान्यास समारोह में शामिल भी होंगे। भारत ने थॉमस कप जीतकर इतिहास रच दिया है। फाइनल में भारत ने 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से पराजित किया। थॉमस कप प्रतियोगिता के 73 वर्ष के इतिहास में भारत का ये पहला स्वर्ण पदक है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष समेत कई गणमान्य हस्तियों ने भारतीय बैडमिंटन टीम को थॉमस कप जीतने पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर विजेता टीम से बातचीत की। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने थॉमस कप जीत पूरे देश को प्रोत्साहित किया। मोदी ने भारतीय टीम को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि इस जीत से नवोदित खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी पत्नी सविता कोविंद के साथ जमैका और सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस की 7 दिवसीय यात्रा पर हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति कोविंद भारत के ऐसे पहले राष्ट्राध्यक्ष बन गए हैं जो इन देशों की यात्रा कर रहे हैं। राष्ट्रपति जमैका की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भी यहां संबोधित करेंगे। इस दौरान वो अपने समकक्ष जमैका के गवर्नर जनरल सर पैट्रिक एलन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता भी करेंगे। राष्ट्रपति कोविंद वहां के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस और अन्य गणमान्य व्यक्तियों से भी मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू रविवार को संयुक्त अरब अमीरात यूएई पहुंचे और यूएई के पूर्व राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन पर भारत की ओर से शोक व्यक्त किया। नायडू ने कहा कि भारत और उसके लोग इस मुश्किल समय में यूएई के साथ खड़े हैं। कई वर्षों तक बीमारी से जूझने के बाद शुक्रवार को शेख खलीफा का निधन हो गया। वो 73 साल के थे। देश में अब तक 191 करोड़ 32 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 15,58,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस समय देश में 17,000 से अधिक संक्रमितों का उपचार लगातार चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.74% है। केंद्र सरकार ने मौजूदा रबी मौसम में गेहूं की खरीद की अंतिम तिथि इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मई के अंत तक गेहूं खरीद जारी रखने को कहा है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने भारतीय खाद्य निगम को भी केंद्रीय पूल के लिए गेहूं की खरीद जारी रखने का निर्देश दिया है। सरकार के इस फैसले से किसानों को लाभ होने की संभावना है। किसानों को राहत देते हुए केंद्र ने रविवार को कहा कि 2022-23 विपणन वर्ष के लिए पंजाब और हरियाणा से गेहूं की खरीद के नियमों में ढील दी गई है।
राजीव कुमार ने भारत के 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभाल लिया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग संविधान के अनुसार किसी भी बड़े सुधार के लिए विचार विमर्श और जनमत तैयार करने के लोकतांत्रिक और समय की कसौटी पर खरे उतरे तरीकों का पालन करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि बेहतर चुनाव प्रबंधन में पारदर्शिता और मतदान सेवाओं में सुगमता लाने के उद्देश्य से प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रमुखता से इस्तेमाल भी किया जाएगा। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ दल द्रविड़ मुन्नेत्र कळम ने राज्यसभा चुनाव के लिए रविवार को 3 उम्मीदवारों की घोषणा की। इस दौरान डीएमके ने प्रमुख सहयोगी दल कांग्रेस को 1 सीट देने का ऐलान किया। सत्तारूढ़ दल की ओर से आर.एन. राजेश कुमार को बरकरार रखने का फैसला किया गया, जो पिछले साल उपचुनाव में निर्विरोध चुने गए थे। और राष्ट्रीय खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं राज्यवार सुर्खियों पर। दिल्ली एनसीआर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। रविवार का दिन इस सीजन में सबसे गर्म रहा। दिल्ली के मंगेशपुर और नजफगढ़ में तो पारा 49 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। इतना तापमान आज तक दिल्ली में कभी दर्ज नहीं हुआ। गुड़गांव में 56 साल बाद इतनी गर्मी पड़ी है। वहां अधिकतम तापमान 48.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 60 डिग्री ज्यादा है। इससे पहले गुड़गांव में मई 1966 में 49 डिग्री तक पारा पहुंचा था। दिल्ली में 8 जगहों पर तापमान 47 डिग्री से अधिक रहा। देश का हाल देखें तो यूपी का बांदा 49 डिग्री तापमान के साथ तीसरा सबसे गर्म क्षेत्र रहा। मौसम विभाग के अनुसार पाकिस्तान से गर्म हवाएं तेजी से दिल्ली एनसीआर की तरफ बढ़ रही थी और इन्हीं हवाओं ने गर्मी को बढ़ाई है। लेकिन दूसरी तरफ दक्षिण पश्चिम मानसून के दस्तक देने से कई दिन पहले ही केरल में बारिश का दौर शुरू हो गया है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने रविवार को राज्य के 5 जिलों में सोमवार को मूसलाधार बारिश होने की चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर, मल्लापुरम और कोझिकोड में रविवार के बाद सोमवार को भारी बारिश होने के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। और आपको बता दें कि मौसम का ये हाल बना हुआ है, लेकिन इधर असम में बाढ़ की वजह से 7 जिलों में लगभग 57,000 लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई है। बाढ़ से 15 राजस्व मंडलों के लगभग 222 गांव प्रभावित हैं और लगभग कई हजार हेक्टेयर खेती जो है वो बाढ़ की चपेट में आ गई। इस प्राकृतिक आपदा के दौरान एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। इस प्राकृतिक आपदा के दौरान एक बच्चे समेत जो कई लोग हैं वो प्रभावित हुए हैं। 1434 जानवर भी इससे प्रभावित हुए और अब तक कुल 202 घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। दिल्ली का राष्ट्रीय संग्रहालय आज से 5 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 मना रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रीय संग्रहालय बच्चों और वयस्कों के लिए विशेष रूप से विकसित ऑनलाइन और ऑफलाइन गतिविधियों को आयोजित कर रहा है। एनएचआरसी ने दिल्ली में मुंडका में लगी आग की घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और अधिकारियों की लापरवाही के बारे में जानकारी ली। एनएचआरसी ने 2 सप्ताह में दिल्ली सरकार से मुंडका फायर को लेकर रिपोर्ट तलब की है और अपनी टीम को जांच के लिए घटनास्थल पर भेजा है। शुक्रवार की शाम को दिल्ली के मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास एक 4 मंजिला इमारत में आग लग गई थी और इस हादसे में 27 लोगों की जान चली गई। हादसे में 12 लोग घायल हैं, इनमें से कुछ की हालत बेहद गंभीर है। माणिक साहा ने रविवार को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। शपथ लेने के बाद माणिक ने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा पेश की गई तस्वीर और बीजेपी के विकास के मुद्दे को लेकर ही राज्य में काम करेंगे। वहीं अब राज्य में भारतीय जनता पार्टी के 9 और आईपीएफटी के 2 विधायकों सहित कुल 11 विधायक आज मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल एसएन मुख्यमंत्री माणिक साहा, पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव और अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी में राजभवन में एक कार्यक्रम में मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केरल में राजनीतिक पैठ बढ़ाने की योजना के तहत रविवार को यहां एक व्यापारिक समूह द्वारा संचालित राजनीतिक दल 2020 के साथ अपनी पार्टी के राजनीतिक गठबंधन की घोषणा की।
उन्होंने राज्य में मुख्य धारा के राजनीतिक दलों पर यह आरोप लगाया कि वे युवाओं को रोजगार प्रदान करने में रुचि नहीं रखते। कश्मीरी पंडित राहुल की आतंकियों द्वारा की गई हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों के विरोध प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े जाने की घटना अब जांच के घेरे में आ गई है। सरकार ने आदेश दिए हैं कि ये कार्रवाई क्यों और किसके कहने पर की गई है, इसकी जांच की जाएगी। राजस्थान के सिरोही, राजसमंद, अलवर और अजमेर जिलों में रविवार को हुए 4 अलग अलग सड़क हादसों में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 अन्य लोग घायल हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिरोही हादसे के पीड़ितों को शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदना जताई है और जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार पर। भारत ने पाकिस्तान में 2 सिख कारोबारियों की हत्या पर कड़ा रोष जाहिर किया। भारत ने पाकिस्तान से इस जघन्य हत्या की जांच कराने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के मुताबिक पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को लगातार निशाना बनाए जाने पर पाकिस्तान के समक्ष अपना कड़ा विरोध उन्होंने दर्ज कराया है। G7 देशों ने भारत सरकार द्वारा गेहूं के निर्यात पर लगाई गई रोक हटाने का अनुरोध किया है। जर्मन कृषि मंत्री केम ओजडेमिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो भारत से G20 सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभालने का आह्वान करते हैं। साथ ही उन्होंने G7 औद्योगिक राष्ट्रों के मंत्रियों सहित दुनिया भर के देशों से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई नहीं करने का आग्रह किया है, जिससे उपज बाजारों पर और दबाव बढ़ सकता है। आपको बता दें कि G7 में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल है। उत्तर कोरिया में कोरोना वायरस के बेतहाशा बढ़ते मामलों के बीच नेता किम जोंग उन ने इस महामारी से निपटने के लिए सेना का सहारा लेने का फैसला किया है। इसके लिए किम जोंग उन ने एक आपातकालीन पॉलिट ब्यूरो बैठक बुलाई। बैठक के दौरान किम जोंग ने प्योंगयांग में दवाओं की आपूर्ति को स्थिर करने के लिए सेना का इस्तेमाल करने का आदेश दिया। आपको बता दें कि कोरोना महामारी की चपेट में उत्तर कोरिया के 3,92,920 लोग अब तक आ चुके हैं। वहीं 8 नए लोगों की मौत हुई है, जिसमें कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए। नाटो के चीफ जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने दावा किया है कि रूस से यूक्रेन जंग जीत सकता है। स्टोल्टेनबर्ग ने बर्लिन में एक बैठक के दौरान नाटो देशों से यूक्रेन को सैन्य सहायता भेजने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन इस युद्ध को जीत सकता है। यूक्रेनियन बहादुरी से अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमें यूक्रेन को अपना समर्थन देना लगातार जारी रखना चाहिए। फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने के लिए प्रयास शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही यूरोप में तटस्थ रहने वाले देशों की संख्या में और कमी आ जाएगी। इन 2 नार्डिक देशों की तरह अन्य देश भी यूरोपीय संघ में इसलिए शामिल हुए थे ताकि पूर्व पश्चिम समूह में विभाजित हुए बिना यूरोप की आर्थिक और राजनीतिक एकता को मजबूत किया जा सके। ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर्स में से एक एंड्रू साइमंड की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई है। साइमंड्स की कार शनिवार की रात क्वींसलैंड के टाउन्सविले में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के वो सदस्य थे। साइमंड्स 46 साल के थे। साइमंड्स ऑस्ट्रेलिया के लिए 198 वनडे खेल चुके थे और उस टीम के अहम सदस्य थे जिसने बगैर एक भी मैच गंवाए 2003 और 2007 में लगातार 2 बार विश्व कप जीता था। और अब नजर आज की गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधिकारिक नेपाल यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लुम्बिनी में बुद्ध जयंती समारोह में सम्मिलित होंगे। 2014 के बाद से पीएम मोदी की ये 5वीं नेपाल यात्रा है। एससीओ आतंकवाद विरोधी बैठक आज दिल्ली में एससीओ आतंकवाद विरोधी बैठक में शामिल होने वाले चीन, रूस, पाकिस्तान और दिल्ली में एनसीओ आतंकवाद विरोधी बैठक में हिस्सा लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष 19 मई तक अपने संसदीय क्षेत्र कोटा की यात्रा पर हैं।
और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुद्ध पूर्णिमा पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुद्ध पूर्णिमा पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि सभी देशवासियों और पूरे विश्व में भगवान बुद्ध के अनुयायियों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बुद्ध ने मानवता को अहिंसा, करुणा और सहिष्णुता का मार्ग दिखाया। उनकी शिक्षाएं आज और अधिक प्रासंगिक हैं। आइए हम सब भगवान बुद्ध द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की बधाई देते हुए लिखा है, बुद्ध पूर्णिमा पर हम भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को याद करते हैं और उन्हें पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराते हैं। भगवान बुद्ध के विचार हमारे ग्रह को अधिक शांतिपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और टिकाऊ बना सकते हैं। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बधाई दी। उन्होंने लिखा, बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बुद्ध ने मानवता को सत्य, अहिंसा और शांति का सरल विकल्प दिया। उनका दिखाया मार्ग विश्व में सौहार्द और सद्भावना प्रोत्साहित करता है। आज के दिन हम भगवान बुद्ध के आदर्शों को जीवन में आत्मसात करने का संकल्प दोहराएं। तो प्रतिबिंब बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हमारी ओर से भी बहुत सारी शुभकामनाएं दर्शकों को। लेकिन वक्त एक ब्रेक का हो चला है और जब हम ब्रेक पर जाते हैं तो कुछ पल, कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों के लिए खास छोड़कर जाते हैं। और अब जो तस्वीर है वो दरअसल बुद्ध पूर्णिमा से ही आई एक मनमोहक तस्वीर है। जी हाँ, दरअसल बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सुबह से हरिद्वार के कई घाटों में स्नान करते हुए भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो आप भी आनंद लीजिए इस पल का और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के दिन से जुड़ा हुआ इतिहास। आजादी का अमृत महोत्सव के इस सप्ताह की कड़ी में आपको दिखाएंगे पंजाब में हुए गदर आंदोलन की याद में हुए खास कार्यक्रम की झलकियां। साथ ही बताएंगे देश और दुनिया में कैसे मनाया जा रहा है अमृत महोत्सव का ये खास त्योहार। देंगे जवाब पिछले सप्ताह पूछे गए सवाल का भी। तो देखिए मेरे साथ आजादी का अमृत महोत्सव सोमवार शाम 7:30 बजे सिर्फ सनसेट टीवी पर। Bills passed by Parliament. Those in favor please say aye. Those against please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में। Laws that govern the country. How will they affect us? Let our top experts tell you all about their impact and implications in Bills and Insight, only on Sunset TV. फैसले जो बन जाए हकीकत, फैसले जो बन जाए नसीहत, फैसले जो आपका जीवन बदल दें, फैसले जो आपको बेहतर कल दें। कैबिनेट के फैसलों की सही तस्वीर, कैबिनेट दिस वीक, सिर्फ सनसेट टीवी पर। स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का। और हर रोज की तरह चूंकि हम इतिहास को जानना, समझना, पहचानना चाहते हैं ताकि भविष्य को बेहतर कर सकें, तो अब बारी है इतिहास के पन्नों को पलटने की और जानते हैं 16 मई का दिन क्यों है इतिहास में खास। 16 मई वर्ष 1975 में सिक्किम राज्य का गठन भारत गणराज्य के एक नए राज्य के रूप में हुआ। इसकी राजधानी गैंगटॉक है। भारत का हिस्सा होने से पहले सिक्किम में राजतंत्र प्रणाली थी। वर्ष 1642 में फुनसोंग नामग्याल को सिक्किम का पहला चोंग्याल यानी राजा घोषित किया गया। नामग्याल को 3 बौद्ध भिक्षुओं ने राजा घोषित किया था। वर्ष 1975 में हुए जनमत संग्रह के बाद सिक्किम को भारत में विलय कर दिया गया।
जनमत संग्रह में 97.5% मतदाताओं ने भारत में विलय के पक्ष में मतदान किया। इस तरह सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। 16 मई वर्ष 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत के सर्वाधिक करिश्माई नेताओं में से एक माना जाता है। हिंदी भाषा से लगाव और भारतीय होने पर गर्व करने वाले वाजपेयी ने वर्ष 1977 में संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना पहला भाषण हिंदी में दिया था। यह पहला मौका था जब यूएन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत और हिंदी भाषा का मान बढ़ा था। उनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2014 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इतिहास के बाद अब पॉजिटिव न्यूज़ की बात कर लें। बिल्कुल। भारत की लाइफलाइन कहे जाने वाले रेलवे में तकरीबन हर रोज करोड़ों लोग सफर करते हैं और रेलवे उन यात्रियों की सुगम यात्रा के लिए हर समय तत्पर रहती है। जी हाँ, इसी कड़ी में नॉर्थ रेलवे ने छोटे बच्चों के लिए बेबी बर्थ की नई सुविधा देने की पहल शुरू की है। दरअसल प्रतिबिंब होता क्या है कि उस बर्थ पे माँ अक्सर अपने बच्चे को लेकर सोती है, लेकिन बच्चों के लिए जगह होती नहीं है। कई बार बच्चे बर्थ से नीचे भी गिर जाते हैं, लेकिन ये जो सुविधा है वो काबिले तारीफ है। रेलवे को अक्सर देश की लाइफलाइन कहा जाता है। यात्रियों की यात्रा सुगम रहे और उनसे जुड़ी समस्याओं का हल हो, रेलवे इस दिशा में निरंतर काम करती है। जैसे छोटे बच्चों को लेकर यात्रा करने वाली महिलाओं को अक्सर सीट से जुड़ी दिक्कतें होती हैं। इसका समाधान भी अब रेलवे ने निकाला है। इसकी शुरुआत लखनऊ से दिल्ली के बीच चलने वाली लखनऊ मेल ट्रेन में 3rd AC का एक पूरा कोच डेडिकेट करके की गई है। इस कोच में महिला यात्रियों के नवजात शिशुओं के लिए एक बेबी सीट को अटैच किया गया है, जिससे माताएं अपने बच्चों को आसानी से सुला सकेंगी। रेलवे के मुताबिक अगर किसी महिलाओं को ये बेबी सीट चाहिए तो रिजर्वेशन कराते समय उन्हें रिजर्वेशन फॉर्म पर इस आवश्यकता को मेंशन करना होगा। इसके बाद उपलब्धता के आधार पर ये सीट उनको मिल जाएगी। वहीं जब बेबी बर्थ के इस्तेमाल की जरूरत नहीं होगी तो इसे आसानी से फोल्ड किया जा सकेगा। इसके बाद ये नॉर्मल सीट की तरह बन जाएगी। जरूरत पड़ने पर इसे पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। बेबी बर्थ पूरी तरह सुरक्षित रहे, इसके लिए रेलवे ने एक स्लाइडर लॉक की सुविधा दी है। रेलवे का ये कदम वाकई काबिले तारीफ है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि ये प्रयोग सफल होने के बाद रेलवे सभी ट्रेनों में बेबी बर्थ की सुविधा जल्द प्रदान करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। जी, हमने इससे पहले भी देखा कि एक माँ ने अपने बच्चे को दूध ना मिलने पर रेलवे को एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट पर तुरंत कार्रवाई हुई और अगले ही स्टेशन में बच्चे के लिए दूध उपलब्ध करवाया गया रेलवे के द्वारा। बिल्कुल, ये पहल अपने आप में बहुत मायने रखती है और माँओं के लिए बहुत सरल और सुविधाजनक होगा। जब से ये सीट जो है बेबी बर्थ रेलवे ने इंट्रोड्यूस की है, ये छोटी छोटी जो बातें हैं वो बहुत मायने रखती हैं प्रतिबिंब यात्रियों की सुविधाओं के लिए और इस बात को जताने के लिए कितना ख्याल रखती है रेलवे यात्रियों का। और अब बात एक खास खबर की। अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। क्षेत्र की दृष्टि से हम ये भी बता दें कि ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे बड़ा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल, लेकिन करघा कला यहाँ की जनजातियों में पारंपरिक रूप से शामिल रही है, जिसे पुनः संजीवनी देने का काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कैसे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। भारत का ये उत्तर पूर्वी राज्य है। क्षेत्र की दृष्टि से पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे बड़ा है। प्रशासनिक रूप से राज्य को 25 जिलों में विभाजित किया गया है। ये राज्य भारत के अन्य राज्यों की तरह वेशभूषा और खान-पान में अनूठा है। भाषा की दृष्टि से देखें तो यहाँ एशिया की सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती हैं।
लेकिन हाल के वर्षों में यहाँ हिंदी भाषा का प्रचलन बढ़ा है। अरुणाचल प्रदेश अन्न और फलों के उत्पादन के लिए आदर्श क्षेत्र है। यहाँ चावल मिल, फल परिरक्षण इकाइयाँ, हस्तशिल्प और हथकरघा वगैरह प्रमुख उद्योग हैं। करघा कला यहाँ की जनजातियों में पारंपरिक रूप से शामिल रही है। इसे पुनः संजीवनी देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बी.डी. मिश्रा की पत्नी नीलम मिश्रा इस कला को आगे बढ़ा रही हैं। ये सब ज़्यादातर महिलाएं स्वनिर्मित वस्त्र पहनती हैं और क्योंकि वहाँ पे 26 ट्राइब, मेजर ट्राइब और 100 से ज़्यादा सब ट्राइब्स हैं और हर ट्राइब के अपने अलग अलग नमूने हैं और धागों का चयन है। उसमें वो लोग जो बेल बूटे बनाते हैं वो भी एक उनके अपने ट्राइब के पर्टिकुलर होते हैं। यहाँ तक कि उनके सामाजिक व्यवस्था के अनुसार भी उनके वस्त्र होते हैं। नीलम मिश्रा इस लुप्त हो रही कला को पुनर्जीवित करने के लिए घर घर जाकर अलख जगा रही हैं। महिला बुनकरों को प्रोत्साहित कर इन्हें स्वावलंबी बनाने की दिशा में बड़ा काम कर रही हैं। हमने कुछ ट्रेनिंग सेंटर में विज़िट किया। वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में जो लड़कियाँ सीखने आती हैं उनको प्रोत्साहित किया, क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा कुछ ने फिर भी वही एम्ब्रॉयडरी करा हुआ पहना हुआ था, तो उनको मैंने बताया आप अपना पहनिए। जैसे अभी अभी मैं एक ट्रेनिंग सेंटर में गई थी दोईमुख में, वहाँ उनको मैंने बताया कि आप अपना रिलायंस में पैसे क्यों खर्च करते हैं, आप कुछ ऐसा काम करिए कि वो आपसे ख़रीदें। तो मैं उनको कुछ आइडिया दे के आई हूँ कि आप ऐसे बनाइए जो कुर्ते में लग सके, जो मोदी जैकेट जो बहुत पॉपुलर है आजकल वहाँ, उसको तो वो लोग बना रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि मेन तो एक कपड़ा पहनते हैं और लेडीज़ 5 पहनती हैं, तो आप लेडीज़ वाले में भी ये क्यों नहीं इनोवेशन करते। अगर किसी बुनकर परिवार को आर्थिक मदद की जरूरत होती है तो नीलम पीछे नहीं हटती। देश इन दिनों आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इन 75 वर्षों की विकास यात्रा में अरुणाचल के जनजातीय समाज की स्थिति में क्या बदलाव आया है, इस विषय पर भी हमने नीलम जी की राय जानी। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी आए थे। उन्होंने जब लाइव डेमोन्स्ट्रेशन लॉयन लूम का देखा तो उन्होंने जो उनके जिस तरह से उन्होंने बातें की उन महिलाओं से, उनको इतना प्रोत्साहन मिला कि शायद हमारा जिसको हम समझते थे कि ये कुछ नहीं है, शायद ये बहुत बड़ी चीज़ है, हमारे हाथ में बहुत अच्छी कला है। तो उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया। अभी अभी आई थिंक करीब 100 मोदी जैकेट का ऑर्डर मिला है किसी लेडी को। यहाँ जो मसूरी में अपना IS के ट्रेनिंग का सेंटर है, वहाँ से 100 मोदी जैकेट का ऑर्डर मिला है। तो इस तरह से राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से काफ़ी प्रोत्साहन है और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में उनका ये प्रोडक्ट वोकल फॉर लोकल की जगह लोकल से ग्लोबल तक ज़रूर पहुंचेगा और उसी पर पूरे राज्य सरकार, केंद्र सरकार, मैं या वहाँ के सारे लोग उसमें आजकल लगे हुए हैं। और ये थी अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी हुई खास रिपोर्ट। और हम आपको बता दें कि हेलो इंडिया के अतिरिक्त भी संसद टीवी पर दिन भर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रसारित होने वाले हैं। कौन से कार्यक्रम हैं, आइए देखते हैं। बिल्कुल, शाम 7 बजे आप देख सकते हैं मुद्दा आपका, 7:30 बजे आप देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव, और रात 8 बजे आज की खबर और 8:30 बजे पर्सपेक्टिव। रात 9 बजे देखिए द न्यूज़ और रात 10 बजे बिल्स एंड इनसाइट। और हम एक बात और बता दें अमृता अपने तमाम दर्शकों को, जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया कि आज प्रधानमंत्री नेपाल के लुम्बिनी में रहने वाले हैं। क्या कुछ कार्यक्रम हैं, उन खास कार्यक्रमों को आपके साथ लगातार दिन भर हम शेयर करते रहेंगे, वो भी लाइव। बिल्कुल, बने रहिए संसद टीवी के साथ दिन भर। और हेलो इंडिया को आप टीवी के अलावा भी संसद टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। आप अपना ये पसंदीदा कार्यक्रम YouTube और Facebook पर भी फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही संसद टीवी को ट्विटर और इंस्टा पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। आपका पूरा दिन शुभ हो, अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाजत, नमस्कार।